तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 वालों के लिए यहाँ पे मातृभाषा हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2024 बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ से आप लोग को कई सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पेपर है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर से बता दूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पैटर्न बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 50 का जवाब देना है आपको। ठीक है ना, और समय दिए जाएंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट का। ये विषय कोड 101 है, और ये मातृभाषा आप लोगों का जो हिंदी रखे होंगे उन सभी छात्रों के लिए वीडियो है। फुल मार्क्स 100 रहने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिक छात्रों के लिए। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkustody.com, ये जो दिख रहे हो, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल पे। ठीक है ना, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करोगे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इससे सेट का काफ़ी सारे क्वेश्चन है, और ये सेट नंबर 1 है। इसी तरीके के 20 सेट आने वाले हैं आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, अगर ये सीरीज देख ले तो 1 से लेकर 20 तक, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छूटेगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारे पास है। कहा गया है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे जो है कौन सी संज्ञा? देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ सेंटेंस दिया गया है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। ठीक है, इस वाक्य में क्या कहा गया कि बुढ़ापे, ये जो बुढ़ापे शब्द है, ये स्टार्टिंग में जो बुढ़ापे शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा, मतलब बुढ़ापे कौन सी संज्ञा, यही हम लोगों से प्रश्न कहा गया है। पहला ऑप्शन जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा है समूहवाचक। जातिवाचक आप लोग को पता ही होगा, किसी भी जाति का बोध कराता हो। ठीक है, जैसे नदी हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका महीना हो गया, ये सारे क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक जैसे गंगा, यमुना, नाम, राम, श्याम, मोहन, आम। ठीक है, ये सारे क्या है व्यक्तिवाचक। और समूहवाचक आप लोग को पता होगा, किसी भी समूह का अगर बोध कराता हो उसको हम लोग समूहवाचक, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक है ना, सेना हो गया, ये सारे समूहवाचक में। लेकिन बुढ़ापा जो है ये आपको भाववाचक संज्ञा हो जाती है, तो एक का से उत्तर सी। ठीक है, चलिए संज्ञा आप लोगों का खत्म होगा। द्रव्यवाचक आप लोगों को पता ही होगा, जो आपको नापा या तोला जा सके, जैसे हो गया पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, सोना हो गया, सारे क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न बच्चों की, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए विशेषण जो होता है आप लोगों के, वो आपको 5, 4, 3 या फिर 2, तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण समझ में आ रहे हैं? संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, और विशेषण 4 प्रकार के। अगला है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या है, कौन सा सर्वनाम है? देखिए सर्वनाम भी पूछा जाता है। तो आपने क्या खाया है, इस वाक्य में जो क्या है, क्या क्या बोल रहा है कि प्रश्न कर रहा है ना बच्चों, क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। तो इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपने क्या खाया, तो इसका मतलब प्रश्न कर रहा है, मैंने यहाँ पे भात दाल चोखा खाया। ठीक है ना, तो ये बोलोगे ना, तो ये क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का सी हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया हमारे पास कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? देखिए एक होता है काल, तो काल के 3 प्रकार। ठीक है, उसी तरीके से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो वर्तमान काल के भी 4 प्रकार, भूतकाल के भी 3 प्रकार। वर्तमान काल के कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, और भविष्यत काल के 3 प्रकार। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का बी। हिंदी में पूछा गया है तो यहाँ पे 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार के। भविष्यत काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि दध्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा? दध्योधन, तो देखिए दध्योधन का संधि विच्छेद दधि जोर ओदन हो जाएगी, तो 5 का से उत्तर आपका बी के साथ चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दधि जोर ओदन, दध्योदन। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर प्रश्न हमारे पास कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को जो है, यहाँ पे देखो को जो शब्द है किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने, कारण, कर्म को, ये सारे आप लोग पढ़े होंगे, कारक के भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो को जो है यहाँ पे वो किस कारक की विभक्ति है, यही हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका संप्रदान को। ठीक है, संप्रदान को। अब देखिए 2 तरह के होता है, कर्ता ने कर्म को होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे किसको दिया गया पैसा? भिखारी को। तो यहाँ पे जो बोध होता है वो संप्रदान के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक की विभक्ति हो जाएगी को, इसलिए शब्द दे दिया गया है पहले ही। ठीक है ना, इसलिए 6 का सही उत्तर यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? देखिए लौह पुरुष समझ में आ रही है ना, तो लौह पुरुष जो है ये आपका कर्मधारय समास हो जाती है। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, द्विगु समास आपको पता ही होगा, और द्वंद्व समास,
जैसे आज कल हो गया, जिसमें भी हाइफन लगे हो और दो शब्द निकल के आ रहे हो अलग अलग, तो ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। द्विगु मतलब होता है आपका त्रिभुज हो गया, जिसमें संख्यावाचक का बोध हो, ठीक है, जैसे आपका चौराहा हो गया, ये सारे क्या है आपका द्विगु समास होती है। सात का सी 8 नंबर है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता होगा, उपसर्ग जो शुरू में लगते हैं और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका निरुपसर्ग। क्या हो जाएगा, निरुपसर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, शब्द जो है शुद्ध है बोला गया है। तो शब्द शुद्ध जो है ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं, वो आपका सोनित जो है ये शब्द सही है, शुद्ध है, ठीक है, सोनित, सोनित, ये आपका जो है 3 नंबर में यही राइट है, 9 का सी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या कहा गया है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। यदि ए, तो ए के बाद अगर कोई भी स्वर आए भिन्न स्वर, तो वो ए जो है परिवर्तित हो जाता है आपका ऐ में, किस में, ऐ में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, शुद्ध बताना है। आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द जो है बच्चों, यहाँ पे वो हो जाएगा आपके दर्शन कब होंगे, यही शुद्ध शब्द है, ठीक है। मेरी बात सुनो होता है, मेरा बात सुनो नहीं होती है। मैंने यह काम किया है, न कि मैंने यह काम करा है, ठीक है। प्यास से होठ सूख रही थी, सूख रहा था, ठीक है ना, प्यास से होठ सूख रहा था। तो ये भी आपका क्या है, वाक अशुद्ध है। आपके दर्शन कब होंगे, ये परफेक्ट वाक जो है यहाँ पे शुद्ध है, मतलब ये वाक जो है सत्य है। ए 12 नंबर देखते हैं कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या होगा। देखिए हाथ साफ करना, इसका मतलब सफाई करना नहीं, गंदगी फैलाना नहीं, हाथ धोना नहीं, चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना। हाथ साफ कर दिया मतलब चोरी करके चला गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो आपको बतानी है यहाँ पे। तो ये हितैषी शब्द जो है ये राइट हो जाएगी, हितैषी, ऑप्शन नंबर सी। 14 समय कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम में कौन सा पढ़ते हैं, तो अंत जोड़ इम, क्या हो जाएगा, अंत जोड़ इम अंतिम। तो यहाँ पे 14 का सी, अंतिम में ये पढ़ते कौन सा हो जाएगा, इम पढ़ते, ठीक है, इम पढ़ते, सी यहाँ पे 14 का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 15 देखते हैं बच्चों, क्या कहा गया हमारे पास। देखिए 15 नंबर है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में। तो अष्टाध्यायी में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अष्ट मतलब 8, जिसमें भी आपको संख्यावाचक का बोध हो वो कौन सा समास हो जाएगा, आपका द्विगु समास। तो यहाँ पे ए जो है राइट हो जाएगी। 16 नंबर देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 16 का, ठीक है। जाति प्रथा जो है एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है भारत में बेरोजगारी का। चलिए 17 नंबर देखते हैं कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ पर जो कमरा ये रचना है बच्चों आपका किसका, तो विनोद कुमार शुक्ल, ये लेखक है आपका, तो इसी का ये रचना है पेड़ पर कमरा। 18 नंबर है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वी आर नारायण जी जो थे वो आपका दही वाली मंगवा कहानी का अनुवाद किया है। तो 18 का सही उत्तर बी जो है ये राइट हो जाएगी। 19 नंबर देखते हैं कि कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। देखिए कवयित्री अनामिका जो थी उनका जन्म आप लोगों से पूछा गया बच्चे, तो ये था आपका 1961 ईस्वी में। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला है कि घनानंद की भाषा क्या है। देखिए घनानंद की जो भाषा थी, घनानंद लेखक थे, उनकी भाषा थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर देखते हैं कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ये आपका कहानी से, बुक से क्वेश्चंस लिया गया बच्चों। तो ये आपका खोखा के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। देखिए दारिस नामक सोने का जो सिक्का था उससे भरा सिक्का किसे मिला था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। किसको, वारेन हेस्टिंग्स को, सी ऑप्शन हो जाएगी। 23 नंबर देखते हैं कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ढहते विश्वास जो चैप्टर बच्चों ये आपका उड़िया भाषा से संबंधित है। अगला है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो ये पंक्ति आपको बताना है। तो ये हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के का, ये लेखक है, ऑप्शन नंबर डी। 25 है कि जीवन आनंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा
रविंद्र उत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, किसके द्वारा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी वनलता सेन के द्वारा, ठीक है, बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 26 देखते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो देखिए आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अभिप्राय है बच्चों, ये आपको हृदय की शिक्षा, क्या हो जाएगा, हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर क्या प्रश्न है कि अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो ये किए थे आपका 27 गद्य की रचना। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। तो धरती जो है कब तक घूमेगी, जैसे ढहते विश्वास था उड़िया से, उसी तरीके से धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, यही हम लोग को बताना है। तो ये है आपका राजधानी से, सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है 29 नंबर के पंपाति को कौन सा रोग था। देखिए पंपाति जो थी उनको रोग बताना है। तो ये था आपका मेनिनजाइटिस, क्या नाम था, मेनिनजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 30 नंबर कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो वीरेन डंगवाल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बच्चों, ये मिला है आपका दुष्ट दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। 31 देखते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न हमारे पास कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या कारण है, ठीक है, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई थी, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगी। 32 देखते हैं कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो नगर कहानी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो सुजाता के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगी। 33 देखते हैं बच्चों कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ही मनुष्य के नाखून, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से लिया गया है प्रश्न, ये पांचवी वृत्ति के, सी करेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून क्यों बढ़ते चैप्टर के लेखक हैं, उनका जो पूछा गया है आप लोगों से 1907 ईस्वी में जन्म हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं कि रहीरास किसकी रचना है। तो रहीरास जो है ये रचना है आपका गुरु नानक जी का, ऑप्शन नंबर बी। 36 देखते हैं कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो लक्ष्मी जी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत, क्या नाम था, अच्युत। अगला है 37 कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो ये करता है नादिरों से, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। 38 देखते हैं कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। तो ये गए थे 1800 कितने ईस्वी में बच्चों, 1893 में, और 1914 तक रहे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 39 देखते हैं कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी 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 ठीक है अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अवार्ड जो है यहाँ पे अकादमी अवार्ड मिल रहा था, तो उनकी उम्र उस समय थी 27 वर्ष, कितनी वर्ष, 27 वर्ष। अगला देखते हैं कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो कवि ने माली मालिन जो कहा है, ये कहा है आपको बच्चों कृष्ण और राधा को, ऑप्शन नंबर सी। 41 देखते हैं कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा जो है उसकी माँ की जो संतानें थी, यही आपको बताना है। तो ये तो टोटल तीन संतानें थी मंगू के अलावा, ठीक है। अज्ञे का जन्म कब हुआ था। देखिए अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था बच्चों, ये आपको बतानी है। तो ये आपका 1911 ईस्वी में हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो ये मिला था आपको किसके लिए, उर्वशी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में इबादत जो है ये आपका कौन सी विद्या, निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र या फिर साक्षात्कार। तो ये आपका है व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है यहाँ पे अब इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना, पंडित बिरजू महाराज जी की। महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो ये थे आपको बच्चों 7वीं पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर बी। 46 है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो ये था आपका बच्चों कितने रुपए का, तो 50 रुपये का, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं 47 कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। तो ये मिलने लगे 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 48 देखते हैं कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो टोटल जो है यहाँ पे 11 रुपये का इल्जाम लगा था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगी। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये किया गया है बच्चों यथातथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 49 का। 50 देखते हैं कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कौन सा है। तो ये अविच्छिन्न हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आगे के प्रश्न हम लोग इस अगले वीडियो में कवर करेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ इस चैनल की ओर से। बाय बाय सभी को। ठीक है।